नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर। तो यहाँ पे बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, और सिंथेसिस में जो पहला पार्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इसमें मैंने लास्ट वीडियो पे आपको कराया था पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंसेस का सिंथेसिस करना। तो आइए उसी के आगे आज का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगली हेडिंग आप सभी की यहाँ पर पड़ेगी बच्चों, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। ऐसे हेडिंग डालें, इन्फिनेटिव का प्रयोग, इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, इन्फिनेटिव क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जो इन्फिनेटिव होता है ये बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे बनता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका काम क्या होता है, इसकी बातचीत कर लें इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव का काम होता है किसी भी सेंटेंस में होने वाले एक्शन के बारे में दिखाना। क्या दिखाना? यानी एक्शन आगे कौन सा होना है वो दिखाना होता है इन्फिनेटिव का काम। यानी कहने का मतलब है किसी कार्य का उद्देश्य दिखाना। क्या दिखाना? किसी कार्य का उद्देश्य दिखाना काम होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का। अब इससे जान लेते हैं यहाँ पर बच्चों कि हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सेंटेंसेस का सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी डालिए कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट पर लिखिए अपनी नोटबुक पे, जब दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए गए हों, जब दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए गए हों और उनमें से जिस सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब उद्देश्य दिखा रही हो। क्या दिखा रही है स्टूडेंट? उद्देश्य दिखा रही हो, उसी फाइनाइट वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं। यानी आपको कहने का मतलब क्या है कि एक तो आपको फाइनाइट वर्ब रखनी है, उद्देश्य दिखाने वाली वर्ब को देखो यहाँ पे लिखो, उद्देश्य दिखाने वाली वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसानी से आप सभी को समझ आ जाएगा। आगे जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं उन एग्जांपल को आप सभी गौर करें। जैसे आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा, आई वांट टू, आई वेंट टू आगरा, आई वांटेड टू सी द ताज, आई वांटेड टू सी द ताज। देखिए ये जो दो सेंटेंस लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हमको बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। तो सेंटेंस लिखा है आई वेंट टू आगरा, आई वांटेड टू सी द ताज। देखिए लिखा है आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई वांटेड टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता था। यानी आपके आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? ताजमहल को देखना। क्या करना बच्चों? ताजमहल को देखना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस की सिंथेसिस की बात कर ले। ये देखिए सेंटेंस जो है ये सिंथेसिस कैसे होगा? आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा। अब आगे देखो उद्देश्य दिखा रही है ये वर्ब, सीधा ताज, ताज देखने के लिए। तो इसके पहले हम लोग टू लगा देंगे, ये बन जाएगा टू सीधा ताज, टू सीधा ताज। आई वेंट टू आगरा टू सीधा ताज। समझ में आया बच्चों? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। आई वेंट टू आगरा टू सीधा ताज। एक और एग्जांपल आप सभी के सामने मैं लिखता हूं, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट बाय दीज टॉयज, आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट बाय दीज टॉयज। ये सेंटेंस आपके सामने है। इस सेंटेंस की अगर हम लोग सिंथेसिस की बात करें तो देखिए इस सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे होगा।
लिखा है आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है। आई कैन नॉट बाई दीज टॉयज, मैं ये इन खिलौनों को खरीद नहीं सकता हूँ। यानी आपके पास धन नहीं है ना। यानी आपके पास अगर धन होता तो उस धन का क्या करते आप, आपका उद्देश्य क्या है धन होने का। अगर आपके पास पैसे होते तो आप क्या करते, आप डेफिनेटली उन टॉयज को खरीद लेते। ये आपका उद्देश्य था। तो यहाँ पर आप नहीं खरीद सकते तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को बना देंगे नॉन फाइनाइट। ये बनेगा आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी टू बाई दीज टॉयज, टू टू बाई दीज टॉयज। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपके सामने दो सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल के तौर पर दिए। आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट बाई दीज टॉयज। अगला सेंटेंस बनेगा आई हैव नो मनी टू बाई दीज टॉयज। इन दो सेंटेंस से हमने सीखा इंफिनिटिव का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस का सिंथेसिस कैसे करते हैं। चलिए आइए एक एग्जांपल मैं आप सभी को और यहाँ पे देता हूं। जैसे आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ, आई वांट टू किल द hen, आई वांट टू किल द hen। कह रहा है आई हैव अ नाइफ, मेरे पास एक चाकू है। आई वांट टू किल द hen, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मुर्गी को, hen को मारना चाहता हूँ। यानी आपका उद्देश्य क्या है, मारना। मारे कैसे, चाकू से। तो इसको आप बनाएंगे सिंथेसिस इस सेंटेंस का। आई हैव अ नाइफ, यानी आपके हाथ में नाइफ है। उस नाइफ का उद्देश्य क्या है, क्यों आपने लिया है, उस hen को मारने के लिए। ये बना दोगे आई हैव अ नाइफ टू किल द hen, आई हैव अ नाइफ टू किल द hen। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग कैसे दिए गए सेंटेंसेस का सिंथेसिस करते हैं। बाकी और सेंटेंस आप अपनी जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक हो उस प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करें, या फिर कोई अनसॉल्व पेपर उठा लें वहां से प्रैक्टिस करें। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे कंसेप्ट की ओर। आगे कंसेप्ट में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग आगे बातचीत करेंगे थर्ड नंबर हेडिंग की, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। आप सभी अपनी नोटबुक पे ऐसे हेडिंग डालेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, का प्रयोग करके। देखिए जो वर्ड है, इस कंसेप्ट का मीनिंग, इस कंसेप्ट के बारे में हर एक चीज इसी वर्ड में छिपी हुई है जो लिखा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आप सभी जानते हो ये जो वर्ड लिखा है नॉमिनेटिव, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। और एब्सोल्यूट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फ्री। क्या होता है बच्चों, फ्री। यानी कहने का मतलब है दिए गए सेंटेंसेस में एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो फ्री होगा, यानी उसका सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को फ्री कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, फ्री कर देंगे। और आपकी जो वर्ब लिखी है, फाइनाइट वर्ब है, उसको हम बना देंगे नॉन फाइनाइट। क्या बना देंगे बच्चों, नॉन फाइनाइट। कैसे बनाएंगे, आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूं। इट वॉज अ सनी डे, इट वॉज अ सनी डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, इन होम लिख दे रहा हूं, इन होम। ये सेंटेंस लिखा है इट वॉज अ सनी डे, आई डिसाइडेड टू स्टे इन होम। कह रहा है कि दिन जो था धूप वाला था। सनी का मतलब क्या होता है, धूप, है ना। सनी अच्छा खासा, अच्छी खासी धूप थी उस दिन। और आई डिसाइडेड टू स्टे इन होम, मैंने क्या किया, घर पे रहने का निश्चय किया। तो इस सेंटेंस का जो हम लोग सिंथेसिस करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखो बीइंग इट बीइंग अ सनी डे, इट बीइंग अ सनी डे, कॉमा आई डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, स्टे इन होम।
इस प्रकार से इस सेंटेंस का हम लोग ऐसे सिंथेसिस करेंगे। ऐसे क्यों किया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो इट है इसका कोई लेना देना नहीं है सेंटेंस में। इट एक डमी सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? डमी सब्जेक्ट, जिसको आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हो। इट वॉज अ सनी डे, आई डिसाइडेड टू स्टे इन होम। देखिए यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब थी, इस सेंटेंस में ये फाइनाइट वर्ब थी, बट हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस में केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब बची है, डिसाइडेड। आगे जो आपको वर्ड दिख रहा है बीइंग, ये क्या है? नॉन फाइनाइट बन गई, ये बन गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप सभी जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और जो पार्टिसिपल होता है वो सेंटेंस में वर्ब या फिर एडजेक्टिव दोनों प्रकार से काम कर सकता है। ऐसी वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, इट बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे इन होम। अगला मैं एग्जाम्पल आप सभी के सामने लिखता हूँ। एग्जाम्पल लिखता हूँ, द सनसेट, द सन सेट, द स्टार्स, द सनसेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ये सेंटेंस लिखा है द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो देखिए जो इस सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा है द सनसेट, सूर्य छिप गया, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो आकाश में निकल आए, दिखने लगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द सनसेट, यानी एक काम हो गया, यानी सूर्य छिपा, इसके बाद ही आपको क्या दिखाई देंगे? तारे दिखाई देंगे। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? जैसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते थे वैसे ये आपका सब्जेक्ट चला जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, ये बन जाएगा द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, कामा द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। इस प्रकार से बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका सेंटेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो फ्री यूज होता है उस सेंटेंस में। यानी हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, सूर्य के छिपने के बाद, छिप जाने पर, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में निकल आए। तो ये आपका हो गया दूसरा कंसेप्ट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। अब बच्चों हम लोग आगे बातचीत करेंगे केस इन एपोजिशन का प्रयोग करके। किसका बच्चों? केस इन एपोजिशन का प्रयोग करके दिए गए सेंटेंसेस का सिंथेसिस करना। तो यहाँ पर आप सभी हेडिंग डालेंगे, यूज ऑफ केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन, या फिर लिख सकते हैं बाय यूजिंग केस इन एपोजिशन। देखो केस इन अपोजिशन की यहाँ पे अगर स्टूडेंट बात करें तो केस इन अपोजिशन में हम लोग उस नाउन को या फिर उस स्टेटमेंट को रखेंगे जिसकी वो क्या कर रहा होगा? विशेषता बता रहा होगा, यानी जिसके बारे में बातचीत कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैं कंसेप्ट आप सभी के सामने लिख रहा हूँ। इस कंसेप्ट को अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना है तो आपको इस क्लास की या ये आपका जो सिंथेसिस पढ़ाया जा रहा है इसके सिंपल सेंटेंस बनाने के जो 8 रूल होते हैं उनके हैंड रिटन पीडीएफ नोट हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और उनको पढ़ लीजिए जाके, जो भी क्लास में यहाँ पर कराया जा रहा है वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको उस पीडीएफ में लिखे मिलेंगे एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। तो जो केस इन अपोजिशन है इसमें हम लोग जो भी बात, जो भी नाउन किसी दूसरे नाउन के बारे में बताएगा, जिसके लिए आया होगा उसको हम लोग उठा के उसी के बगल में रख देते हैं, और केस इन अपोजिशन में क्या करते हैं? जिस नाउन को या फिर जिस स्टेटमेंट को हम केस इन अपोजिशन में करते हैं बच्चों, उसको हम लोग कॉमा के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? कॉमा के अंदर लिखते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी केस इन अपोजिशन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। चलो एक मैं आप सभी के सामने
एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपके सामने मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी was the lover of peace, lover of peace. He is called बापू, ही इज कॉल्ड बापू। ये मैं आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिखा मैंने, महात्मा गांधी वाज द लवर ऑफ पीस, शांति के प्रेमी थे। ही इज कॉल्ड बापू, उन्हें बापू के नाम से पुकारा जाता था, बापू कहा जाता है। वाज अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर भी मैं, चलो यहाँ पर इज ही रहेगा, है ना, क्योंकि आज भी आप कहते हो वो अमर हो गए, ऐसे करके। महात्मा गांधी वाज द लवर ऑफ पीस, ही इज कॉल्ड बापू, उन्हें बापू कहा जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, ये जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है इसमें एक ये फाइनाइट वर्ब है, आगे आपको इज एक फाइनाइट वर्ब दिख रही है। हमें करना क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस से में केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब बचा के रखनी है, बाकी की जो फाइनाइट वर्ब है उनको हमें कहीं ना कहीं कुछ भी करके फाइनाइट वर्ब से उसको हटाना है, या फिर हमें वर्ब का काम खत्म करना है। तो इस सेंटेंस को देखिए, हम लोग प्रयोग करेंगे कि फ्रेज इन केस इन अपोजिशन से। देखिए लिखा है महात्मा गांधी वाज द लवर ऑफ पीस, ही इज कॉल्ड बापू, यानी जो महात्मा गांधी थे वो क्या थे, लवर ऑफ पीस। तो ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज इस सेंटेंस के लिए नहीं है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट नहीं इस सेंटेंस का? मैं आपसे अगर पूछूं कि कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं इसका, तो ये क्या होगा, महात्मा गांधी वाज द लवर ऑफ पीस, यानी ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये हो गया महात्मा गांधी वाज द लवर ऑफ पीस, ही इज कॉल्ड बापू। तो हम इसको, इस फ्रेज को इसके बगल में रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए सेंटेंस मैं आपको समझाता हूं, महात्मा गांधी कौमा लवर ऑफ पीस इज कॉल्ड बापू, इज कॉल्ड बापू, इज कॉल्ड बापू। देखो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लवर ऑफ पीस, शांति के प्रेमी, इज कॉल्ड बापू, बापू के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे एक देखो फाइनाइट वर्ब है केवल, इज, क्या है, एक ही फाइनाइट वर्ब है इस सेंटेंस में, इज। इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग बच्चों केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस करते हैं सेंटेंस का। आगे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें जो है बेटर तरीके से समझ में आ जाए। आपके सामने एग्जांपल लिखा है, टैगोर वाज, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि उनके द्वारा लिखी गई एक बुक थी बच्चों, है ना, गीतांजलि। इसके आगे लिखा है, ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ही वाज अ ग्रेट पोएट, ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो ये आपके सामने बच्चों लिखा है सेंटेंस, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो अगर इस सेंटेंस की मैं बातचीत कर लूं तो देखिए इस सेंटेंस में आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो टैगोर के लिए आई हो। देखो लिखा है, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, यानी मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, टैगोर कॉमा द ऑथर, टैगोर कॉमा द ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल। इस प्रकार से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इस सेंटेंस को बनाने का देखो एक तरीका और मैं आपके सामने लिख रहा हूं, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर जो थे ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि के लेखक, वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, बंगाल के एक महान कवि थे। इसी को और कैसे लिखते हैं सेंटेंस को,
देखिए इसी सेंटेंस को और लिख सकते हैं, टैगोर, टैगोर कॉमा ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल वाज द ऑथर ऑफ, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि। इस प्रकार से आप दो तरीके से इस सेंटेंस को सिंथेसिस कर सकते हैं। टैगोर वाज, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, और इसी को दूसरी तरीके से बना सकते हो, टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ्रेज को केस इन अपोजिशन में रखकर उस सेंटेंस का सिंथेसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको जो पहली हेडिंग थी, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, उनमें हमने आपको पढ़ाया पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इंफिनिटिव का प्रयोग करके, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, और अगली हेडिंग आपकी मैंने पढ़ाया यूज ऑफ फ्रेज या फिर वर्ड इन केस इन एपोजिशन, यानी केस इन एपोजिशन में किसी भी वर्ड या फ्रेज को रखकर कैसे सेंटेंस का हम लोग सिंथेसिस करते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक बच्चों रखते हैं। आगे के सेशन में आपकी जो हेडिंगें बची उनको कंप्लीट कराया जाएगा। तो बच्चों क्या करें, आप समय निकाले, क्लासों को पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए। बहुत ज्यादा समय आपके एग्जाम के लिए नहीं है, आपका एग्जाम बिल्कुल नियर है। टाइम से आपका सिलेबस हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि आप बेटर अटेम्प्ट कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।